हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल जेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। अभी क्लास शुरू करने से पहले क्लास शुरू करने से पहले बच्चों से बात कर रहा था तो उसमें एक सवाल आया कि मैंने पहले बताया था कि एक सिस्टम है जिस तरीके से हम इंग्लिश लर्न कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। वो सिस्टम में हमको रोज 10 नए वर्ड्स निकालने होते हैं। वो मैं आपके यहीं निकलवा दे रहा हूँ, यानी वो तैयारी आपकी यहीं हो रही है। फिर मैंने बोला था कि उन सेंटेंसेस की मीनिंग्स निकालो, वो भी तैयारी यहीं हो रही है। तीसरा बोला था कि उन सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाओ, है ना, यानी ये 3 स्टेप प्रोसेस थी। 10 वर्ड्स निकालो, मीनिंग्स निकालो और फिर सेंटेंसेस बनाओ। सेंटेंसेस भी मैं दे रहा हूं, पर ट्राई करो कि आप भी हर एक वर्ड का एक एक सेंटेंस बनाओ। वो इसलिए बनाओ ताकि उस वर्ड पे आप खुद थोड़ा सा काम कर सको। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश में करना है तो फिर आप खुद एक आरसी, एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल और स्पॉटिंग एरर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना भी आप करते हो तो भी आपकी इंग्लिश की तैयारी सफिशिएंट है। यानी 1 घंटे का ये क्लास, 1 hour फॉर दिस क्लास दैट वी डू ऑन अ डेली बेसिस, और फिर आधे 1 घंटे में एक आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस। इतना भी सॉल्व करो तो आपकी इंग्लिश की तैयारी इज मोर देन सफिशिएंट। इतना लेकिन रोज करना है, ठीक है। अगर आपको बेसिक लेवल से इंग्लिश का ग्रामर की तैयारी करनी है तो देयर इज अ कोर्स दैट इज इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्जाम्स फाउंडेशन लेवल। इट इज अ 60 hours ऑफ कोर्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप RAC20 का ये कोड अगर वहां यूज करते हो तो, ठीक। तो लेट अस बिगिन विद द क्लास टुडे। आज हमारे पास पहला वर्ड कौन सा है? द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज डिस्क्रिशनरी। कौन सा वर्ड है? डिस्क्रिशनरी ये वर्ड है, ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट रीड द सेंटेंस। द कमिटी हैज डिस्क्रिशनरी पावर्स टू एक्ट इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में एक्ट करने के लिए कमिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। डिस्क्रिशनरी पावर्स मतलब ऐसी पावर्स जिस पावर के हिसाब से और जिस पावर की वजह से वो कमिटी अपने जजमेंट पे, यानी उनकी जो सोच है वो सोच के मुताबिक डिसीजन ले सकते हैं। उनको किसी कोर्ट के डिसीजन की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अपने हिसाब से। उनके पास वो स्पेशल अपने हिसाब से लेने वाली, अपने हिसाब से निर्णय लेने की पावर है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी। तो डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होगा? लेफ्ट टू और रेगुलेटेड बाय वंस ओन जजमेंट। खुद के जजमेंट के हिसाब से अगर कुछ किया जाए तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी। समझ गए? यानी कमिटी अपनी सोच के हिसाब से निर्णय ले सकती है, वो उनके पास पावर है। मतलब वो कौन सी पावर हो गई? डिस्क्रिशनरी पावर्स हो गई, बेस्ड ऑन वंस ओन जजमेंट। खुद के जजमेंट पे वो बेस्ड है ना कि कोई एविडेंस पे, इस पे, उस पे बेस्ड नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन वंस ओन जजमेंट। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? खुद से, खुद से लिया हुआ। तो ऑप्शनल या वॉलेंटरी। वॉलेंटरी वर्क, हम वॉलेंटरी वर्क कैसे करते हैं? जब आपको बुलाया जाता है एज अ वॉलेंटियर, आप कहीं जाते हो, वॉलेंटियर जाते हो मतलब क्या? आप अपने मन से जाते हो, किसी ने बुलाया है इसलिए नहीं जा रहे, आपकी इच्छा है खुद वो करने की, इसलिए आप जा रहे हो। तो फिर जो हम कर रहे होते हैं वो हम वॉलेंटरीली कर रहे होते हैं। वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन होता है क्या? नहीं, इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड। समझ गए? डिस्क्रिशनरी का सिनोनिम खुद से करना, अपने मन से। यहां पे बोला है ना, ऑन वंस ओन जजमेंट, खुद से, बिना किसी रोक टोक या अनरिस्ट्रिक्टेड। और एंटोनिम क्या होगा? जहां पे जबरदस्ती की जाए, कंपल्शन हो, मैंडेटरी हो या रिक्वायर्ड नहीं, ये करना ही है, तो वो डिस्क्रिशनरी नहीं रहेगा, वो किसी और के दबाव में किया गया काम रहेगा। समझ गए? तो डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है? जो हम अपने मन से करते हैं, खुद से करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी। ठीक है, क्लियर? चले अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ओमेन। ओमेन, है ना। चलो लेट अस फर्स्ट रीड द सेंटेंस। ओमेन क्या है? अ राइज इन इंपोर्ट्स माइट बी एन ओमेन ऑफ रिकवरी। क्या हुआ है? इंपोर्ट्स में राइज हुआ है, इंपोर्ट्स बढ़े हैं, तो ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है एक ओमेन ऑफ रिकवरी, यानी रिकवरी का संकेत हो सकता है। ओमेन का मतलब होता है संकेत या सूचना, बराबर है। कोई अगर चीज या इवेंट या कोई घटना अगर होती है
वो घटना से हमें मिलने वाला जो संकेत है उसे हम कहते हैं कि इट इज एन ओमेन। अब इट कैन बी अ गुड ओमेन, इट कैन बी अ बैड ओमेन। संकेत बुरा भी हो सकता है या अच्छा भी हो सकता है, पर ओमेन का मतलब होता है संकेत मिलना। ठीक है, जैसे समथिंग विच प्रिटेंड्स, पोर्टेंड्स और प्रेडिक्ट्स अ फ्यूचर। पोर्टेंड्स, प्रिटेंड्स नहीं, पोर्टेंड्स है। समथिंग विच पोर्टेंड्स और प्रेडिक्ट्स अ फ्यूचर, जिसकी वजह से आप भविष्य का अंदाजा लगा सके। ऐसा संकेत जिससे आप भविष्य का अंदाजा लगा सके, दैट इज कॉल्ड एज ओमेन। समझ गए? तो इसको सिनोनिम क्या होगा फिर? प्रेडिक्शन या फोरकास्ट। अगर मैं कुछ प्रेडिक्ट करता हूं या फोरकास्ट करता हूं तो वो किसी संकेत पे कर रहा हूं। ध्यान में रखना, ओमेन का एग्जैक्ट मतलब प्रेडिक्शन या फोरकास्ट नहीं होता है। कोई संकेत है जिससे आपको भविष्य का अंदाजा आ रहा है तो वो आप कहेंगे कि एक ओमेन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यूर फेलिंग इन दिस एग्जाम इज अ बैड ओमेन। ऐसा बोल सकते हैं कि ये एग्जाम में तुम्हारा फेल होना ये एक बुरा संकेत है। समझ गए? कि कौन सी एग्जाम? प्रीलिम्स में फेल हो जाना। प्रीलिम्स में फेल होना तो मेंस निकलेगी नहीं, हाँ, पर बार बार प्रीलिम्स में फेल होना ये भी एक बैड ओमेन है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। समझ गए? तो ओमेन का मतलब है संकेत जिससे आगे का पता लग सके। क्लियर? चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड, हाँ सॉरी, इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है रियलिटी, प्रूफ या ट्रूथ, जो सत्य है। ये कोई संकेत नहीं है, जो सत्य है वो एंटोनिम हो गया उसका। चले नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डेमोलिशन। बहुत इजी सा वर्ड है, हमेशा आता है डिमोलिशन। अभी यूपी में तो हम सुनते ही रहते हैं ना, यूपी में कि किसी बिल्डिंग का क्या हो गया? डिमोलिश कर दी गई। द बिल्डिंग्स, द हाउसेस ऑफ द कल्प्रिट्स वेर डिमोलिश्ड। जो गुनहगार थे या जिन पे आरोप थे उनके घर बुलडोजर से तबाह कर दिए गए, तो दैट इज कॉल्ड डिमोलिश्ड। सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा। द प्रोजेक्ट वुड इन्वॉल्व द डिमोलिशन ऑफ सेवरल बिल्डिंग्स। प्रोजेक्ट में क्या है? प्रोजेक्ट क्या इन्वॉल्व करता है? प्रोजेक्ट में ऐसा बोला गया है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स का क्या होना है? डिमोलिशन होना है। मतलब बिल्डिंग्स को गिराया जाना है, तबाह कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिमोलिशन। ठीक है, तो डिमोलिशन मतलब क्या? कंप्रहेंसिव डिफीट इन अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। यहाँ पे उसको गिरा देना, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। निकाल देना, गिरा देना। सिनोनिम क्या होगा इसका? डिस्ट्रक्शन या रूइन या डिवास्टेशन। एग्जैक्ट सिनोनिम, एग्जैक्ट मीनिंग के नहीं है। दीज आर मोर हार्श। ये हार्श वर्ड्स है। कौन से? डिस्ट्रक्शन, रूइन या डिवास्टेशन, ये थोड़े से हार्श वर्ड है। डिमोलिशन इज स्लाइटली लोअर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। एंटोनिम क्या होगा इसका? नया कुछ बनाना, कंस्ट्रक्शन या इरेक्शन। बराबर है। डिमोलिशन का मतलब उद्ध्वस्त कर देना और कंस्ट्रक्शन का मतलब नया करना, नया बनाना, निर्माण करना। समझ गए? तो डिमोलिशन मतलब उद्ध्वस्त कर देना। क्लियर? सिंपल सा वर्ड है, हमेशा आता है, आपको पता भी होगा ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज आउटेज। 2-3 दिन पहले बहुत चर्चा में था आउटेज। आउटेज मतलब, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे फिर मीनिंग लगाएंगे। अ विंड स्टॉर्म इन वॉशिंगटन। क्या आया? विंड स्टॉर्म आया। अ विंड स्टॉर्म इन वॉशिंगटन इज कॉजिंग पावर आउटेजेस थ्रू आउट द रीजन। पूरे रीजन में पावर आउटेज हो रहा था विंड स्टॉर्म की वजह से। मतलब तूफान आया था वॉशिंगटन में जिसकी वजह से पावर आउटेज हो रहा था। पावर आउटेज मतलब पावर जा रही थी, पावर जाना इज कॉल्ड आउटेज। बंद हो जाना, कुछ पावर बंद हो गई मतलब पावर आउटेज हो गया, तो बंद हो जाना इज आउटेज। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, 2-3 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट आउटेज करके एक आया था, जहाँ पे क्राउड स्ट्राइक नाम की एक कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर प्लेटफॉर्म को, है ना। अज्योर ये उनका क्लाउड सर्विस का प्लेटफॉर्म है। वो क्राउड स्ट्राइक क्या करती है? साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब क्राउड स्ट्राइक ने क्या किया? एक अपडेट डाला। अब वो अपडेट में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से क्या हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस जो लोग यूज़ कर रहे थे उनके सबके सिस्टम्स बंद पड़ गए। तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटेज करके सारी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। तो बंद पड़ जाना इज कॉल्ड आउटेज। तो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज बंद पड़ गई थी। आउटेज का मतलब है अ कंप्लीट लॉस और रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं, कोई भी पावर,
कोई भी पावर का बंद होना इज कॉल्ड आउटेज, कुछ भी बंद होना इज कॉल्ड आउटेज। इस केस में इट इज इलेक्ट्रिकल पावर इन द केस ऑफ दिस सेंटेंस, बट एक्चुअली कोई भी चीज का बंद होना इज आउटेज। सिनोनिम ब्लैकआउट और पावर कट, ये तो रिलेटेड वर्ड है। एंटोनिम क्या है? अप टाइम, स्टार्ट या ऑपरेशनल टाइम, शुरू रहना इज द एंटोनिम एंड बंद हो जाना इज आउटेज। सर्विस बंद हो जाना इज आउटेज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर देने की सर्विस थी, वो बंद हो गई, इसलिए पावर आउटेज कहा गया। क्लियर? समझ गया? सिंपल सा वर्ड है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ग्लिच। ग्लिच ये नया वर्ड है, आपने ये भी वर्ड सुना होगा। द ग्लिच वॉज कॉज्ड बाय अ टेक्निकल प्रॉब्लम एंड वॉज नॉट अ साइबर अटैक। ये जो छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था वो किस वजह से हुआ था? टेक्निकल प्रॉब्लम था एंड इट वाज नॉट अ साइबर अटैक। ये शायद वो माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज के ही बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये तो पूरा आउटेज था, पूरी सर्विस ही बंद हो गई थी। लेकिन अगर बहुत थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है ना, माइनर प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लिच। बहुत बड़ा कुछ बंद हो जाए, सिस्टम पूरी बंद हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज आउटेज। और बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लिच। अपने टेक्निकल ग्लिच वर्ड सुना होगा बहुत बार, टेक्निकल ग्लिच ये फ्रेज सुनी होगी, है ना। तो बहुत थोड़ी देर के लिए बंद होना, थोड़ी देर का प्रॉब्लम आना। तो ग्लिच मतलब क्या? अ प्रॉब्लम अफेक्टिंग फंक्शन, है ना। कुछ चल रहा है, उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लिच, है ना। फंक्शंस एक्यूरेटली ना रन पाए या प्रॉपरली ना रन हो पाए, दैट इज अ ग्लिच। सिनोनिम क्या होगा इसका? एरर या फॉल्ट या डिफेक्ट। ये छोटा होता है। आउटेज का मतलब पूरी तरह बंद हो जाना, ग्लिच इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम। एंटोनिम क्या होगा इसका फिर? एडवांटेज, स्ट्रेंथ या बेनिफिट। चलते रहना, विदाउट प्रॉब्लम चलते रहना। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इरेक्टेड। इरेक्टेड, अभी हमने डिमोलिशन जो वर्ड देखा था, डिमोलिशन यानी उद्ध्वस्त करना, गिरा देना, का एंटोनिम देखा था इरेक्ट करना। इरेक्ट करना मतलब किसी को खड़ा करना, है ना, निर्माण करना, नया बनाना, दैट इज इरेक्शन। लेट अस रीड द सेंटेंस। अ फॉर सेल, इसको देखो सिंगल कोट्स में दिया गया है, अ फॉर सेल साइन वॉज इरेक्टेड आउटसाइड द हाउस। हाउस के बाहर यानी उस घर के बाहर एक फॉर सेल नाम का साइन यानी एक बोर्ड इरेक्ट किया गया था, मतलब वहां पे वो लगाया गया था या खड़ा किया गया था। तो खड़ा करना या लगाना इज कॉल्ड इरेक्ट करना। तो इरेक्टेड का मतलब क्या होगा फिर? टू हैव सेटअप या इस्टेब्लिश करना या फॉर्म करना। देखो इसका सिनोनिम भी आएगा, इस्टेब्लिश करना, फाउंड करना या फॉर्म करना। ठीक है, खड़ा करना, बनाना, निर्माण से रिलेटेड जो भी वर्ड आएगा वो सारे हो जाएंगे इरेक्टेड। एंटोनिम क्या होगा इसका? बंद करना यानी शट डाउन करना, वाइंड अप करना या क्लोज कर देना, दैट इज द एंटोनिम ऑफ इरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फेल सेफ। देखो अब ये एक ही वर्ड है, हाँ, फेल सेफ। ठीक है, चलो पहले सेंटेंस देखेंगे। द इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ द सेंसर प्रोवाइड्स फेल सेफ एक्शन इन केस ऑफ केबल ब्रेक और सेंसर फेलियर। क्या बोला गया है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट है सेंसर का, वो क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? फेल सेफ एक्शन प्रोवाइड करता है। किस केस में? इन केस ऑफ केबल ब्रेक और सेंसर फेलियर। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो संभालने का काम ये फेल सेफ एक्शन करती है। तो फेल सेफ ये एक्शन के बारे में यूज किया। तो फेल सेफ का मतलब क्या होगा? जो फेल होने के केस में, अभी ध्यान रखो इसको, जो फेल होने के केस में सेफ्टी मेंटेन करे, है ना, या फेल होने से बचा ले, फेल होने से सेफ रखे, ऐसी एक्शन के बारे में बोला गया है। समझ गए? तो फेल होने से सेफ रखने वाला इज कॉल्ड फेल सेफ। सिंपल, फेल होने से सेफ रखने वाला इज फेल सेफ। जैसे अ प्लान दैट कम्स इनटू ऑपरेशन, एक ऐसा प्लान या एक्शन दैट कम्स इनटू ऑपरेशन इन इवेंट ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग। अगर कुछ गलत हो जाए
तो गलत होने के केस में जो एक्शन या प्लान काम में आता है दैट इज कॉल्ड एज अ फेल सेफ एक्शन और अ फेल सेफ प्लान। समझ गए? या कोई ऑब्जेक्ट आप यूज करते हो कि कुछ फेलियर के केस में वो चीज काम में आ रही, तो उसको कहेंगे हम दिस इज हर फेल सेफ ऑप्शन। फेल सेफ ऑप्शन मतलब ये हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो इन केस ऑफ फेलियर ये काम में आ जाएगा, उसे हम कहेंगे फेल सेफ, है ना। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? समथिंग दैट इज वैलिड, एक्यूरेट, जो समय पे काम आ जाए ऐसा, है ना, जिसपे आप रिलाई कर सकते हो, है ना, जिसे हम कहेंगे रिलायबल। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, रिलायबल या डिपेंडेबल, ना। दीज आर बेटर सिनोनिम्स देन दीज वंस। इनसे ज्यादा बेटर सिनोनिम्स है रिलायबल या डिपेंडेबल। और क्या हो जाएगा? अनरिलायबल, सस्पिशियस या अनसेफ, ये क्या हो जाएंगे सारे उसके फिर एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर? समझ गया वर्ड? चलो, तो फेल सेफ का मतलब क्या? अ वर्ड दैट, अ वर्डिंग, अ प्लान और एन एक्शन और एन ऑप्शन, कुछ भी जो फेल होने के केस में आपको सेफ रखे, दैट इज फेल सेफ। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज debilitating। debilitating, ठीक है। चलो लेट अस रीड द सेंटेंस वर्ड। ये debilitating, many people spend a substantial part of old age in a debilitating condition। बहुत सारे लोग अपना जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज, पार्ट ऑफ ओल्ड एज, कैसे स्पेंड करते हैं? दे स्पेंड इन डेबिलिटेटिंग कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन में जब उनके पास कुछ पावर या ताकत नहीं है, वो वीक हो चुके हैं। बुढ़ापे में क्या हो जाएंगे? मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हम लोग वीक हो जाते हैं, तो वीकनेस आ जाता है। वीक करना इज कॉल्ड डेबिलिटेट करना बेसिकली। तो डेबिलिटेट का मतलब क्या है? टू मेक समबडीज बॉडी और माइंड वीकर, किसी को वीक करना, दैट इज कॉल्ड डेबिलिटेट करना। सिनोनिम क्या होगा इसका? टायरिंग, एग्जॉस्टिंग या वीकनिंग, बराबर है। थका देना, एग्जॉस्ट कर देना या वीक करना। एंटोनिम क्या होगा? फिर से ताकत लाना, री एनर्जाइज करना, स्टिमुलेट करना, एनिमेट करना या री एनर्जाइज करना। दीज कैन बी दी एंटोनिम्स ऑफ डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब किसी को वीक करना, राइट। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ट्रिवियल। ट्रिवियल, छोटे छोटे। सेंटेंस पढ़ेंगे, देखो। दे स्पेंट द टाइम डिस्कसिंग ट्रिवियल मैटर्स। उन्होंने बहुत समय गुजारा ट्रिवियल मैटर्स पे चर्चा करके। ट्रिवियल मतलब ऐसे मैटर्स जो बहुत छोटे छोटे थे या लेस इंपॉर्टेंस वाले, ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, जिनका महत्व बहुत कम था, जिनको उतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था, उस पर भी चर्चा करते बैठे, तो उसके क्यों कहेंगे ट्रिवियल। सिनोनिम क्या होगा इसका? अनइम्पॉर्टेंट, बराबर है, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, स्मॉल स्मॉल इश्यूज, नॉमिनल इश्यूज, है ना। और एंटोनिम क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वाले। सिग्निफिकेंट या कंसिक्वेंशियल। कंसिक्वेंशियल मतलब जिसके कंसिक्वेंसेस बहुत हो सकते हैं, मतलब रिजल्ट बहुत हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, राइट। क्लियर हो गया? तो ट्रिवियल मतलब, ट्रिवियल मैटर्स का मतलब ऐसे मैटर्स विच आर वेरी स्मॉल, लिटिल ऑफ स्मॉल और ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, एंड मोस्ट प्रोबेबली द फाइनल वन, इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी, ठीक है। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। तो रिडंडेंसी तो नाउन हो गया, रिडंडेंट ये एडजेक्टिव हो गया। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द रीस्ट्रक्चरिंग is expected to result in the redundancy of several hundred workers। The restructuring, restructuring का मतलब फिर से बनाना, स्ट्रक्चरिंग करना मतलब स्ट्रक्चर को फिर से बनाना, restructuring मतलब फिर से, बराबर, फिर से बनाना। is expected, अगर हम किसी चीज को फिर से बनाएंगे तो क्या होगा? It will result in redundancy of several hundred workers। इसकी वजह से क्या होंगे? several hundred workers को फिर से बुलाना पड़ेगा, यानी रिपीट करना पड़ेगा काम। रिडंडेंसी का बेसिक मतलब होता है रिपीट करना, फिर से करना, है ना। जब काम नहीं है तब भी यूज में लाना, यानी वो रिडंडेंट हो गया। रिडंडेंसी मतलब दैट विच रिमेन्स और द स्टेट ऑफ बीइंग बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड। जरूरत नहीं है फिर भी उसे यूज कर रहे हो, उसे कहेंगे हम रिडंडेंट।
जैसे सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा सेंटेंस है, हम बहुत बार लोग कहते हैं देख यार ये बात को बार बार रिपीट मत कर। अब बार बार और रिपीट का मीनिंग सेम है, तो ये क्या हो गए, रिपीट की जरूरत नहीं थी। अगर आप बार बार कर रहे हो तो रिपीट की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिडंडेंट वर्ड हो गया, यानी यूज की जरूरत नहीं है फिर भी वो यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट। तो सेंटेंस में क्या बोला है कि रीस्ट्रक्चरिंग के काम में ऐसे सेवरल 100 वर्कर्स को फिर से काम देना पड़ेगा जिनकी एक्चुअली जरूरत नहीं है। समझ गए? तो रिडंडेंसी मतलब समथिंग दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, जब उसकी जरूरत नहीं है। तो उसका सिनोनिम क्या होगा, एक तो रिपीट हो सकता है इसका सिनोनिम, रिपीट ये सिनोनिम हो सकता है उसका, या एक्सेस ज्यादा का होना, ओवरफ्लो, सरप्लस, बराबर। तो दिस इज कॉल्ड रिडंडेंट। एंटोनिम क्या हो गया इसके, कोई चीज ज्यादा में होना इज रिडंडेंट, कोई चीज उस फिर कम होना ही नहीं ज्यादा, तो वो क्या हो गए, डिफिशियंसी और लैक ऑफ समथिंग, राइट। तो ये हो गए एंटोनिम्स किसके, रिडंडेंसी के। क्लियर? चले अगले वर्ड पे। हाँ सॉरी, तो ये था लास्ट वर्ड। अब वी हैव द एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, जस्ट गो थ्रू इट, पढ़ लो इसको, फिर हम इसको डिस्कस करें। डन, पढ़ लिया? चलो लेट अस नाउ रीड इट टुगेदर। सर मेरे आने से पहले अगर आपका पढ़ना नहीं होता है तो क्या करना है, मैं जैसे ही दिखता हूँ पॉज कर लेना, पहले पूरा पढ़ लो फिर वीडियो कंटिन्यू करो। चलो क्या है आज का एडिटोरियल, मेडल काउंट ऑन काउंटडाउन टू द पेरिस ओलंपिक्स एंड इंडिया। पेरिस ओलंपिक्स अभी शुरू हो रहे हैं, तो पेरिस ओलंपिक्स के हिसाब से इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है,
के हिसाब से एडिटोरियल है जिसका नाम है मेडल काउंट। एज पेरिस इज रेडी टू होस्ट इट्स थर्ड ओलंपिक्स आफ्टर अ सेंचुरी, ऑलमोस्ट 100 साल बाद पेरिस ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है, तीसरी बार ओलंपिक को ये होस्ट कर रहा है। द 117 इंडियन एथलीट्स आर गियरिंग अप अर्नेस्टली टू इंक्रीज द कंट्रीज मेडल काउंट इन द पोस्ट कोविड गेम्स, है ना। कोविड के बाद ये पहले गेम्स है, क्योंकि कोविड के वक्त जो गेम्स हुए थे वो तो हमने देखे हैं ना, वहाँ पे क्राउड्स वगैरह अलाउड नहीं थे, तो कोविड के बाद ये पहले गेम्स है। और इस गेम्स में कितने इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 117 इंडियन एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग, है ना। दे आर गियरिंग अप, गियरिंग अप का मतलब पूरी तैयारी कर रहे हैं अर्नेस्टली, और अर्नेस्टली का मतलब होता है सीरियसली, बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि कंट्री का मेडल काउंट बढ़ सके, इंक्रीज द कंट्रीज मेडल काउंट इन द पोस्ट कोविड गेम्स। किकिंग ऑफ ऑन द बैंक्स ऑफ द मैजेस्टिक रिवर इन ऑन जुलाई 26 जुलाई से ये पेरिस में शुरू हो रहा है। और पेरिस लोकेटेड, पेरिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सीन, ठीक। When the pandemic delayed Olympics were staged behind closed doors in Tokyo 3 years ago, तब की बात बता रहे हैं अभी ऑथर बोल रहा है कि जब पैंडेमिक से डिले हो गए थे ओलंपिक्स, है ना, और वो पैंडेमिक के बाद लेने पड़े, वो भी वेयर स्टेज बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड क्लोज डोर्स मतलब बंद स्टेडियम में बिना लोगों के लिए गए थे। कहाँ पे? टोक्यो में। पिछले ओलंपिक टोक्यो में हुए थे 3 years ago। इंडिया क्लेम्ड 7 मेडल्स टू रिकॉर्ड इट्स बेस्ट एवर टैली। भारत को तब 7 मेडल्स मिले थे और यह हमारा ओलंपिक्स का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। विद द कंट्री एमिंग टू बिड फॉर द 2036 गेम्स, भारत 2036 के ओलंपिक्स भारत में हो, इंडिया उसको होस्ट करे, इसके लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से it is understandable that the government pumping in money into the sports promotion, इससे क्या लग रहा है? इसकी वजह से, क्योंकि 2036 का हम प्रयास कर रहे हैं कि होस्टिंग इंडिया को मिले, और इस वजह से ऑथर का यह कहना है दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट पंपिंग इन मनी इनटू स्पोर्ट्स प्रमोशन, स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए सरकार बहुत पैसा डाल रही है। पंपिंग इन मनी का मतलब बहुत पैसा डालना, बहुत पैसा खर्च करना। इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डबल डिजिट मेडल्स, और सरकार को अपेक्षाएं भी है। इट इज ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होना। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? आशावाद। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी है कि भारत को डबल डिजिट में मेडल्स मिलेंगे। पिछले बार 7 मिले थे, ये बार कम से कम 10 मेडल मिलने चाहिए। जब 10 आएंगे तो डबल डिजिट हो जाएंगे, राइट। वर्ल्ड एंड ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा इज द ब्राइटेस्ट मेडल कंटेंडर फॉर इंडिया। सबसे चमकता तारा कौन है जिससे मेडल की उम्मीद लगाए बैठा है देश? वो है जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। द सेकेंड इंडियन इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट आफ्टर शूटर अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने पहले गोल्ड जीता था और उनके बाद इंडिविजुअल जो गोल्ड जीतने वाले हैं वो सेकंड नंबर पे सिर्फ नीरज चोपड़ा है, ये बता रहे हैं। He is 4th among the leading throwers this season with a mark of 88.36 meters। अभी तक उनका जो मार्क रहा है वो 88.36 मीटर्स का रहा है ये सीजन में। टू बॉल्स्टर द लीजेंडरी स्टेटस, अब क्या बोला है? टू बॉल्स्टर द लीजेंडरी स्टेटस। बॉल्स्टर का मतलब पुश करना या उसको और ऊपर लेके जाना। बॉल्स्टर मतलब अभी ऑलरेडी नीरज चोपड़ा इज अ लीजेंड, एट दिस टाइम ऑल्सो ही इज अ लीजेंड, क्योंकि ही इज ओनली द सेकेंड इंडियन आफ्टर अभिनव बिंद्रा टू विन इंडिविजुअल गोल्ड। तो अभी भी वो लीजेंड है, लेकिन उनका लीजेंड का जो स्टेटस है उसको और ऊंचाई पे अगर लेके जाना है तो टू बॉल्स्टर हिज लीजेंडरी स्टेटस ही मस्ट परफॉर्म एट हिज पीक एंड ओवरकम सेवरल एलीट कंपिटिटर्स। तो उनको और वो लीजेंडरी स्टेटस को ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना सर्वोत्तम परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और एलीट कंपिटिटर से, जो सबसे बढ़िया दुनिया भर के आए हुए कंपिटिटर से, उनसे पार पाना पड़ेगा। शटलर पीवी सिंधु, शटलर बोले तो बैडमिंटन प्लेयर, पीवी सिंधु द ओनली इंडियन विमेन
विथ 2 ओलंपिक मेडल्स, एकमात्र इंडियन वुमेन है जिनके पास 2 ओलंपिक मेडल्स है, विल सीक टू ओवरकम अ स्लम्प एंड बैग एन अनप्रेसिडेंटेड 3rd मेडल। अगर वो उनको क्या करना पड़ेगा, पीवी सिंधु को क्या करना पड़ेगा, ये एक तो पहली महिला है जिनको 2 ओलंपिक मेडल्स मिले हैं हिंदुस्तान से। विल सीक टू ओवरकम अ स्लम्प, इनको स्लम्प को ओवरकम करने की अपेक्षा है, यानी इनसे अपेक्षा है कि ये स्लम्प को ओवरकम करेंगे। स्लम्प मतलब क्या है, स्लम्प मतलब होता है थोड़ा सा नीचे जाना, यानी आपका फॉर्म जो थोड़ा सा नीचे गया, आउट ऑफ फॉर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड स्लम्प, है ना। तो आउट ऑफ फॉर्म होना, थोड़ा सा डूबना, दैट इज कॉल्ड स्लम्प। एंड बैग एंड अनप्रेसिडेंटेड 3rd मेडल, और इनसे अपेक्षा रहेगी कि ये एक 3rd मेडल लेके आए जो अनप्रेसिडेंटेड होगा। अनप्रेसिडेंट मतलब जैसा अभी तक नहीं हुआ है, भारत के इतिहास में अभी तक 3 इंडिविजुअल मेडल्स किसी ने नहीं जीते, तो ये पहली महिला रहेगी जिन्होंने 3 जीते हो, वैसे 2 लेने वाली भी ये पहली ही, ठीक। चलो नेक्स्ट, नाउ रीड द सेकेंड पार्ट, देन विल डिस्कस इट। पढ़ लो इसको। डन, क्लियर, पढ़ लिया। चलो क्या दिया है, द अदर 2 इंडिविजुअल मेडलिस्ट फ्रॉम टोक्यो, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू एंड बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन विल ऑल्सो लुक टू सिक्योर 2nd कंसेक्यूटिव मेडल्स एंड मेक हिस्ट्री, है ना। और 2 इंडिविजुअल मेडल्स विनर्स जो थे, कहाँ से, टोक्यो ओलंपिक से, उनके बारे में बात की गई है। कौन 2, एक मीराबाई चानू जो क्या है वेटलिफ्टर है, और लवलीना बोरगोहेन जो एक बॉक्सर है। इन्होंने टोक्यो में मेडल्स जीते थे, अब इनसे फिर से इस ओलंपिक्स में भी मेडल्स की आशा है ताकि वो ये जीते और इतिहास बनाए, मेक हिस्ट्री। मीराबाई द विमेन्स 49 kg सिल्वर मेडलिस्ट हैज रिकवर्ड फ्रॉम अ हिप इंजुरी, है ना। इनको हिप, कमर की इंजुरी हो गई थी और उससे अभी ये रिकवर हो चुकी है, एंड नीड्स टू परफॉर्म एट हर बेस्ट टू रजिस्टर अ 200 kg प्लस टोटल फॉर अ पोडियम फिनिश। अब ये एक वेट लिफ्टर है, कौन, मीराबाई चानू, 49 kg की कैटेगरी में खेलती है। अब इनके लिए क्या बोला है कि इनको पहली इंजुरी हुई थी, हिप इंजुरी, जिससे वे रिकवर करके आई है।
अब इनको अगर पोडियम फिनिश चाहिए, पोडियम फिनिश का मतलब क्या होता है, ये होता है पोडियम, थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड, ऐसा पोडियम होता है ना। यहाँ फर्स्ट नंबर होता है, यहाँ सेकंड नंबर होता है, यहाँ थर्ड नंबर होता है। तो इस पे किसी भी एक इस पे खड़े रहना, दिस इज कॉल्ड पोडियम फिनिश। तो अगर आपको पोडियम फिनिश करना है मतलब क्या कि जीतना है, एक तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, कुछ तो भी लेके जीतना है। अगर आपको जीतना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब मीराबाई चानू को अगर जीतना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको 200 केजी प्लस का टोटल उठाना पड़ेगा। यानी टोटल वेट जो वेट लिफ्टर उठाएगा वो 200 केजी से ज्यादा होना चाहिए, तभी उनको मेडल मिल सकेगा, ऐसा ऑथर का कहना है। लवलीना, अ 69 केजी टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, वो 69 केजी कैटेगरी में वहां पे बॉक्सिंग में खेली थी, विल ट्राई टू लिव अप टू हर करंट स्टेटस, वो अपने करंट स्टेटस को लिव अप करेंगी। कौन सा, द 75 केजी वर्ल्ड चैंपियन। पिछली बार जब वो टोक्यो ओलंपिक्स में खेली थी तो वो 69 केजी कैटेगरी में बॉक्सिंग में खेली थी, लेकिन बाद में उन्होंने 75 केजी कैटेगरी में बॉक्सिंग की और उसमें वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। तो वो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है, तो उनको वर्ल्ड चैंपियन की तरह ही वहां पे खेलना होगा और हो सके तो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज जो भी मेडल हो वो जीतना चाहिए, ऐसी आशा ऑथर लगा रहा है। अनादर वर्ल्ड चैंपियन, और एक वर्ल्ड चैंपियन है हमारे यहाँ, बॉक्सर निखात जरीन, हैदराबाद से निखात जरीन, ये 50 केजी कैटेगरी में खेलती है। फॉर्मर वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट, वर्ल्ड यानी वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर मेडलिस्ट रहे अमित पंघल, ये 51 केजी कैटेगरी में खेलते हैं। एंड वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रेसलर अंतिम पंघल, है ना। तो अंतिम पंघल ये रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ये 53 केजी खेलते हैं। एंड देखो कितने नाम आ गए, निखात जरीन, अमित पंघल, अंतिम पंघल एंड 2 टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ये भी 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है, ये 50 केजी की कैटेगरी में खेलती है। हु वॉज अ प्रोमिनेंट फेस, प्रोमिनेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, है ना, जो दिख रहे थे कंटिन्यूअसली, अ प्रोमिनेंट फेस ड्यूरिंग द रेसलर्स प्रोटेस्ट, रेसलर्स की प्रोटेस्ट हुई थी दिल्ली में, वहां पे विनेश फोगाट वॉज अ प्रोमिनेंट फेस, वो हमेशा प्रोटेस्ट में आपको आगे दिखती थी, तो आगे दिखने वाला फेस, प्रोमिनेंट फेस, इंपॉर्टेंट फेस, इनसे भी अपेक्षा रहेगी। वर्ल्ड नंबर 3 मेंस डबल्स बैडमिंटन पेयर, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है मेंस में डबल्स के बैडमिंटन पेयर, कौन, सत्विक साईराज रंकारेड्डी एंड चिराग शेट्टी will be some of the names expected to contribute to medal kitty। और इनके अलावा ये जो हमने ऊपर नाम पढ़े, इनके अलावा बैडमिंटन पे जो डबल्स में तीसरे नंबर पे है मेंस में, सत्विक साईराज रंकारेड्डी और चिराग शेट्टी, इनसे भी मेडल टैली में कुछ मेडल से ऐड करेंगे, उनकी अपेक्षा रहेगी। मेडल किटी बोला है, किटी बोले तो एक बैग जिसमें मेडल डाल सके, ऐसा। क्लियर, ध्यान में आ गया। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट, छोटा सा पार्ट है, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली।
ठीक है, डन, गुड, बढ़िया। चलो अभी ये पढ़ेंगे लास्ट पार्ट। ऑल टुगेदर 21 शूटर्स हैव क्वालिफाइड दिस टाइम and will be determined to end Indian shooting's flop show in the last 2 Olympics। इस बार पूरे जो 117 लोग हम लोग ओलंपिक में भेज रहे हैं उनमें 21 तो शूटर्स ही है, और पिछले 2 ओलंपिक से शूटिंग में इंडिया का बिल्कुल ही बुरा प्रदर्शन रहा है, तो वो भी इसे खत्म करने का सोचेंगे। विल ट्राई टू एंड इंडियन शूटिंग्स फ्लॉप शो। पिस्टल शूटर्स मनु भाकर एंड मनु भाकर, अनीश भानवाला एंड राइफल शूटर्स सिफ्त कौर सामरा एंड ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर होल्ड मच प्रॉमिस। शूटर्स मनु भाकर और अनीश भानवाला से अपेक्षाएं है मेडल्स की, और राइफल शूटर सिफ्त कौर समरा और ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर, इनसे भी आशाएं है। द इंडियन हॉकी टीम विच एंडेड अ 41 ईयर मेडल ड्रॉट का मतलब है सूखा। 41 साल से हमने मेडल नहीं जीता था हॉकी में, जबकि इंडियन हॉकी टीम वाज द बेस्ट इन 1950s, 60s, 70s। काफ़ी दशकों तक इंडियन टीम हॉकी में बहुत ही बेहतरीन थी, ओलंपिक्स में गोल्ड ही लाती थी। तो बाद में सूखा पड़ा, 41 साल तक ये सूखा रहा, और वो हमने ख़त्म किया जब हमने टोक्यो में क्या किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, 14 ईयर ओल्ड ड्रॉट इन टोक्यो बाय लैंडिंग ब्रॉन्ज। बाय लैंडिंग ब्रॉन्ज का मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीत के। विल होप टू एक्सेल अंडर न्यू कोच क्रेग फुलटन। अभी क्रेग फुलटन ये नए कोच बने हैं इंडियन हॉकी टीम के, तो इनके अंडर इंडिया अच्छा परफॉर्म करेंगी, ये भी आशाएं है। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं यहाँ पे ऑथर, है ना। एंड रिपीट इट्स ग्लोरियस परफॉर्मेंस इन टोक्यो। टोक्यो में जो ग्लोरियस परफॉर्मेंस दिया था उसको फिर से उसको रिपीट करेंगे। देखो, फिर से रिपीट करेंगे, अगर मैंने ऐसा बोला तो रिडंडेंसी आ जाएगी, समझ गए, रिडंडेंसी जो देखा था हमने। एन इम्प्रूव्ड मेडल टैली इन पेरिस। अगर हमने मेडल टैली को इम्प्रूव किया तो क्या होगा, वुड लिफ्ट द कंट्रीज प्रोफाइल। इससे हमारी कंट्री का प्रोफाइल बढ़ेगा एज अ स्पोर्टिंग नेशन, कि ये देश सिर्फ पढ़ाकू लोगों का, इंजीनियर्स का देश नहीं है, इसका देश है, स्पोर्टिंग नेशन भी है। यहाँ पे स्पोर्ट्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, ये हमारे प्रोफाइल में ऐड होगा। एंड हेल्प बिल्ड द मोमेंटम फॉर इंडियाज एस्पिरेशंस। हमारे एस्पिरेशंस है कि ये ओलंपिक्स कभी इंडिया में भी हो, है ना। टू एम्ब्रेस द ओलंपिक मूवमेंट इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में ओलंपिक भी इंडिया में हो, ये हमारी एस्पिरेशंस पूरी हो, ये एक बात उससे हो सकती है। तो हमारी टीम का वहां पे परफॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो आई होप ये पूरा बहुत इजी आर्टिकल था, ये वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, द वर्ड्स वेरी इजी एंड इट वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। चलो अभी लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट 2024 ओलंपिक्स? कौन सी कंट्री में है 2024 का ओलंपिक्स? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई डज इंडिया वांट टू डू वेल इन दिस ओलंपिक? इस ओलंपिक्स में इंडिया क्यों अच्छा करना चाहता है? ऑथर की वजह से, यानी ऑथर कह रहा है कि, यानी ऑथर पूछ रहा है कि इंडिया ने इस ओलंपिक्स में अच्छा करना क्यों जरूरी है। दैट इज व्हाट यू हैव टू आंसर। नीचे ऑप्शंस दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज द सेम मीनिंग टू द वर्ड स्लम्प? स्लम्प का इनमें से कौन सा वर्ड आपके लिए सही लगता है, सिनोनिम लगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज सेम मीनिंग एज द फ्रेज गिवन इन द बोल्ड? फ्रेज है बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड क्लोज डोर्स के हिसाब से आपको कौन सी फ्रेज सही लग रही है, यहाँ पे ये आपको बताना है। और क्वेश्चन 5 है कि विथ विच स्पोर्ट आर सात्विक साईराज रंकारेड्डी एंड चिराग शेट्टी एसोसिएटेड? ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। आंसर आपको सारे पैसेज में मिल जाएंगे। लेट अस नाउ हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस ऑन ग्रामर। एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखिए। पहला सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव इज हीमोफीलिया अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। जब ऐसे कॉमा आता है ना, तो ये जो कॉमा के बीच में जो दिया गया है, ये आपका इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला है। यानी अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर इज गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, बस उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कैन बी पास्ड
अबाउट द मैटरनल लाइन विद इन फैमिलीज, यानी ये मैटरनल लाइन में पास होता है। मैटरनल लाइन का मतलब पता है, माँ की तरफ से बच्चों को जाना है, मैटरनल लाइन, माँ की तरफ से जाना। मेन आर मोर लाइकली टू डेवलप इट, यानी मेन में ये ज्यादा दिखता है। व्हाइल विमेन आर यूजुअली कैरियर्स, विमेन को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वो उनके थ्रू अगली जनरेशन में पास ऑन होता है, पर इसका इफेक्ट जो दिखता है वो मेन में दिखता है। दिस इज व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग। अपने को ग्रामर का एरर इसमें ढूंढना है। तो हीमोफीलिया अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसमें ब्लड क्लॉट होता है ना, क्लॉट नहीं होता, क्लॉट होता है नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं होता, वो बहता रहता है। कैन बी पास्ड अबाउट द मैटरनल लाइन, ये मैटरनल लाइन के अबाउट पास होगा क्या? आपने एक वर्ड सुना है राउंड अबाउट, यानी उसके आजू बाजू घूमना। जब मैटरनल लाइन के द्वारा जा रहा है तो हम उसको अबाउट नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे प्रीपोजिशन अबाउट नहीं चलेगा, आपको यहाँ करना पड़ेगा थ्रू, है ना। तो इट कैन बी पास्ड थ्रू द मैटरनल लाइन, तो मैटरनल लाइन द्वारा ये माँ से बच्चों में जा सकता है। बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस देखो, पढ़ो आप सेकंड सेंटेंस, आप पढ़ो पहले, करके देखो। मिला कुछ? क्या दिया है? वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन डिकेड्स। अगर यहां देखो आप, तो यहां पे आपको एक डिग्री दिख रही है, वर्स। वर्स क्या हो गया? बैड, वर्स और वर्स्ट, ये तीन चीजें होती हैं। अगर आप वर्स बैड यूज कर रहे हैं तो एज बैड एज ऐसा होना चाहिए, बराबर है। ये वर्स यूज कर रहे हैं तो देन होना चाहिए, वर्स देन समथिंग, किसी से तो भी ज्यादा। और इतने डिकेड्स में अगर आपको सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी दिख रही है तो दैट हैज टू बी सुपरलेटिव डिग्री। इन दैट केस यहाँ पे वर्स नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ देन दिया ही नहीं है। वर्स है तो देन होना चाहिए था, अगर देन नहीं है मतलब वर्स गलत है। एज नहीं है मतलब बैड नहीं चल सकता, तो यहाँ पे क्या होगा? और द दिया है तो मतलब क्या यूज करना है हमको? सुपरलेटिव डिग्री, वर्स्ट, वर्स्ट यूज होना चाहिए। तो वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड पढ़ो, देखो जमता है क्या। मिला कुछ? देखो पढ़ेंगे साथ में। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में कुछ तो भी स्पेशल है। द क्लोजर वन लुक्स टू दीज परफॉर्मेंसेस द मोर इंप्रेसिव द शो बिकम्स। क्या बोला है? द क्लोजर, जितने नजदीक से आप इन परफॉर्मेंसेस को देखोगे उतना इंप्रेसिव ये शो लगेगा। लाइफ के बारे में बोला है ना। द क्लोजर वन लुक्स टू, वी डोंट लुक टू द परफॉर्मेंस। देखो लुक के साथ में बहुत सारे प्रीपोजिशन बैठ सकते हैं, जैसे वी लुक फॉर समथिंग, लुक फॉर मतलब ढूंढना, है ना। वी लुक इनटू समथिंग, यानी किसी चीज में ध्यान डालना, ध्यान देना, है ना। वी लुक आफ्टर समथिंग, लुक आफ्टर मतलब ख्याल करना, ध्यान रखना। एंड अगर परफॉर्मेंस को देखना है तो वी विल से वी आर लुकिंग एट समथिंग। तो यहां पे कौन सा लगेगा प्रीपोजिशन लुक के साथ? एट लग सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात हो रही है, बराबर। तो यहां पे लुक्स टू नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा? लुक्स एट दिस परफॉर्मेंस। प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। गो थ्रू दी फोर्थ सेंटेंस, देखो फोर्थ पढ़ो। ठीक है, मिला होगा तो गुड। क्या दिया है? इन द आइडियल 21st सेंचुरी क्लासरूम चिल्ड्रन आर एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू स्कूल एंड
देयर इज लिटिल और नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, गड़बड़ ध्यान में पढ़ते पढ़ते, बिकॉज एवरीवन इज ईगर टू लर्न, ये तो ठीक है, लेकिन एक पढ़ते पढ़ते क्या ध्यान में आ गया, देयर इज लिटिल और नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स की बात हो रही तो इज आना चाहिए क्या, देयर इज प्रॉब्लम्स बोलेंगे कि देयर आर प्रॉब्लम्स बोलेंगे, आर प्रॉब्लम्स बोलेंगे तो ये इज कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या यूज करेंगे हम लोग, आर, सिंपल। चलो लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, लास्ट सेंटेंस क्या दिया है, पढ़ लो पहले, देखो तुमको जमता है क्या। मिला कुछ, देखो चलो साथ में देखेंगे। द सबवे सिस्टम हैज बिकम वेरी सेफ, सबवे की सिस्टम कैसी बनी है, वेरी सेफ, एंड इट हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस 1980s एंड 1990s। देखो यहाँ पे भी हैज यूज किया है, यहाँ पे भी हैज यूज किया है, टेंस सही लग रहा है। सिंस द 1980s एंड 1990s वेयर वायलेंस वॉज रैम्पेंट, वेयर यानी जहां वायलेंस रैम्पेंट था, 1980s और 1990s में वायलेंस बहुत था, रैम्पेंट यानी बहुत होना, सब जगह होना। तो ये तो हम समय की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, राइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेस। तो एरर कहां है, प्लेस नहीं होना चाहिए, प्लेस के लिए हम लोग वेयर यूज करते, टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, वी विल यूज व्हेन। तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां व्हेन होना चाहिए, मतलब the subway system has become very safe and it has come a long way since the 1980s and 1990s when violence was rampant, when होना चाहिए where नहीं, क्लियर। तो आई होप ये सारे आंसर्स आपको आ गए होंगे। इस जो ये अभी हमने वो एडिटोरियल देखा उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर मैं आपको कल के में दूंगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों से आपके कमेंट्स के आंसर्स को रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, पर ये वीडियो से आगे मैं आपके सारे रिप्लाई दूंगा, नहीं तो एटलीस्ट आपको आंसर्स तो भी बता दूंगा, सो दैट यू कैन करेक्ट इट। थैंक यू वेरी मच।